ज़ैनब की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। हलीमा की मदद से उसने अब घर में जगह पाली थी और धीरे धीरे वह अपने अंदर की ताकत को महसूस कर रही थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ छोटू और हलीमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी दिखने लगी थी। स्कूल। हलीमा के दिल में एक ख्वाहिश थी कि ज़ैनब पढ़ाई करे, लेकिन ज़ैनब का मन अंदर से इस बात से डरा हुआ था। क्या मैं यहां फिट हो पाऊंगी? क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? ये सवाल उसके मन में थे, क्योंकि उसने कभी किसी स्कूल में कदम नहीं रखा था। घर में होने वाली तन्हाई और गरीबी के बीच वो पढ़ाई से दूर ही रही थी। लेकिन हलीमा ने उसे हर दिन मनाया। तुम बहुत होशियार हो ज़ैनब, तुम भी पढ़ सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक दिन हलीमा ने उसे बताया कि उसने ज़ैनब के लिए स्कूल में दाखिले की जगह सुनिश्चित कर दी थी। ज़ैनब की आंखों में हल्की सी खुशी की झलक थी, लेकिन एक डर भी था। एक डर जो उसे छोटू से दूर होने का था। छोटू? ज़ैनब ने हलीमा से कहा, क्या मुझे उसे छोड़ना होगा? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? हलीमा ने उसे समझाया, ज़ैनब, यह स्कूल तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, लेकिन अगर तुम छोटू को अपने साथ ले जाओगी तो तुम कहीं नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें उसे छोड़कर अपना रास्ता बनाना होगा। यह वाक्य ज़ैनब के दिल पर भारी पड़ गया। उसे छोटू से जुदा होने का ख्याल ही डरावना लगता था। क्या अल्लाह मुझे ये इम्तिहान दे रहा है? उसने सोचा। अगले दिन ज़ैनब ने स्कूल जाने के लिए तैयार होना शुरू किया। हलीमा ने उसकी मदद की और उसके लिए एक नया बैग भी लाया। ज़ैनब की आंखों में एक नया आत्मविश्वास था, लेकिन उसके दिल में एक भारी बोझ था, छोटू को छोड़ने का डर। तुम जानती हो कि तुम उसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वह तुम्हारा हक है और अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए उसे भेजा है, हलीमा ने उसे समझाया। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और छोटू को उसकी गोद में उठाया। उसने उसे देखा और फिर कहा, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो छोटू। तुमसे दूर रहकर मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूं, दिल से। छोटू ने अपनी आंखों में उस दर्द को महसूस किया जो ज़ैनब के दिल में था। फिर उसने सिर झुका लिया और ज़ैनब की गोदी में सोने की कोशिश की। ज़ैनब ने उसे चूम लिया और धीरे धीरे स्कूल की तरफ कदम बढ़ाए। स्कूल की ओर जाते हुए ज़ैनब का मन बार बार छोटू की यादों से भरा था, लेकिन जैसे जैसे वह स्कूल के गेट के पास पहुंची, उसके दिल में एक नई उम्मीद भी जगी। इस नए कदम से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वह जानती थी कि यह एक बड़ा इम्तिहान था और इसे पास करने के लिए उसे अल्लाह पर भरोसा रखना था। स्कूल के गेट पर खड़ी होकर ज़ैनब ने आखिरी बार छोटू की ओर देखा और फिर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई ताकत थी। इंशाअल्लाह मैं इसे अपना रास्ता बना लूंगी, उसने सोचा और स्कूल के अंदर कदम रखा। ज़ैनब ने स्कूल में अपना पहला दिन बड़े ही धैर्य से बिताया। पहली बार वह एक क्लासरूम में बैठी थी, जहां चारों ओर नई किताबें, सहपाठी और अलग अलग लोग थे। उसकी नजरें अक्सर छोटी सी खिड़की से बाहर जाती, जहां पर छोटू की यादें ताजा हो जाती। उसे लगता था कि छोटू शायद इस समय बारिश में भीग रहा होगा या फिर गली में कुत्तों के झुंड से लड़ रहा होगा। पढ़ाई में तो ज़ैनब को कोई दिक्कत नहीं थी। अल्लाह की मदद से उसे वह सब कुछ याद था जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। वह कुरान और इस्लामिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन स्कूल के माहौल में वह अकेला महसूस कर रही थी। हर किसी के पास अपना बैग था, अपनी किताबें थीं और वह खुद बस एक पुराने कपड़े और किताबों से लैस थी। दिन बीतते गए और एक दिन क्लास में एक नई घोषणा हुई। कल से हमारे स्कूल में एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है। हमें अपने पसंदीदा विषय पर एक निबंध लिखना है, टीचर ने कहा। ज़ैनब को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह यह परीक्षा अच्छे से देगी। लेकिन क्या वह अपने दिल की आवाज को दबा पाएगी? क्या उसे छोटू की यादें रास्ते में नहीं रोक पाएंगी? अगले दिन जब वह परीक्षा देने बैठी तो उसने अपने सामने पेपर रखा। निबंध का टॉपिक था जानवरों की अहमियत और उनके साथ हमारा रिश्ता। ज़ैनब के मन में पहले तो एक ख्याल आया, क्या मैं छोटू के बारे में लिख सकती हूं? यह सवाल उसे बहुत बार सताने लगा। उसने बहुत सोचा और फिर तय किया
कि वह छोटू के बारे में ही लिखेगी, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। उसने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। जानवरों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ एक शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध भी है। अल्लाह ने हर जीव को अपने तरीके से बनाया है और हमें उनके साथ अच्छे सुलूक करने की तदबीर दी है। मैं जानती हूं कि समाज में कुत्तों को नापाक माना जाता है, लेकिन मेरे लिए एक कुत्ता मेरे सबसे अच्छे दोस्त जैसा था। उसका नाम था छोटू। छोटू मेरी सख्ताइयों का साथी था, मेरा इम्तिहान था और मेरी खुशी का कारण भी था। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन छोटू ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसकी वफादारी ने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। जब ज़ैनब ने यह निबंध पूरा किया तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा जैसे उसने छोटू के साथ अपने रिश्ते को शब्दों में बांध लिया था। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। उसने वह किया जो वह महसूस करती थी और अब वह किसी से नहीं डरती थी। चरण दर चरण स्कूल में ज़ैनब का आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन टीचर ने उसकी तारीफ की। ज़ैनब, तुम्हारा निबंध बहुत ही खूबसूरत था। तुमने जिस तरह से जानवरों के साथ अपने संबंध को व्यक्त किया वो बहुत प्रभावशाली था। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ज़ैनब को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे बड़ा तो वह पल था जब उसने महसूस किया कि उसका दिल छोटू के लिए अब भी वैसे ही धड़कता है। और अल्लाह की रहमत से उसने पाया कि हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ खुद के अंदर होता है। नया दौर, नई जंग। 10 साल बीत चुके थे। वही ज़ैनब जो कभी सर्दी में छोटू को चादर में छुपाकर बैठती थी, अब एक सफेद कोट में स्टेथोस्कोप गले में डाले मेडिकल कॉलेज के गलियारों से गुजरती थी। डॉ ज़ैनब रहमानी, उसका नाम अब हॉस्पिटल के असिस्टेंट बोर्ड पर दर्ज था, लेकिन जिंदगी के सफर में उसकी मुस्कान के पीछे अब भी कई दर्द छुपे थे। अब का सच, ज़ैनब अब एमबीबीएस के चौथे साल में थी। पढ़ाई का बोझ, इंटर्नशिप की थकावट, रात की ड्यूटी और फिर तन्हाई, सब कुछ उसे फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कमरे में अकेले बैठकर जब वो किताबें खोलती तो छोटू की यादें अब भी उसकी आंखों में पानी ला देती थी। अल्लाह, तूने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन अब भी यह रास्ता कांटों भरा क्यों लगता है? वो अक्सर सजदे में यही पूछती। पैसों की तंगी ज़ैनब ने स्कॉलरशिप से पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन अब हॉस्टल की फीस, मेडिकल किताबें और इंटर्नशिप के खर्च सब बढ़ते जा रहे थे। उसका कोई सहारा नहीं था। हलीमा शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी और सौतेली मां अब भी उसी नफरत से भरी हुई थी। वो कभी कभी कॉलेज से लौटकर दिन भर की थकावट में बस रोया करती। सब्र कर ज़ैनब, यह भी अल्लाह का इम्तिहान है, वो खुद से कहती। दबाव और ताना क्लास में कुछ अमीर सहपाठी उसे नीचा दिखाते। कहां से आती है ये लड़की? इतने पुराने कपड़े, फटी हुई चप्पलें, और ये डॉक्टर बनेगी? पीठ पीछे होने वाली बातें अब ज़ैनब को सुनी सुनाई लगती थी, लेकिन उसने हर बार सिर्फ एक जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अब भी छोटू की एक तस्वीर अपने डायरी में संभाल रखी थी, एक धुंधली पुरानी तस्वीर जिसमें वो बच्चा सा दिख रहा था। तू नहीं है अब छोटू, लेकिन तेरी वफा आज भी मेरा ईमान है, वो डायरी पढ़ते पढ़ते कहती। बड़ी परीक्षा एक दिन कॉलेज ने एक मुश्किल केस की जिम्मेदारी ज़ैनब को दी। आईसीयू में भर्ती एक बच्चा जिसका इलाज करने से सब डर रहे थे। डीन ने कहा, यह तुम्हारा असली इम्तिहान है, इस बच्चे की हालत तुम्हारे हाथों में है। ज़ैनब ने कांपते हाथों से बच्चे की नब्ज थामी और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, ये मेरी नहीं, तेरी रहमत का काम है, तू मेरी मदद कर। रात भर जागकर उसने उस बच्चे को संभाला और सुबह आईसीयू से खबर आई, बच्चा खतरे से बाहर है। अब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी, उस ज़ैनब की मिसाल जिसने दर्द से शुरू किया था और अब दूसरों का दर्द दूर कर रही थी। शाम का वक्त था। ज़ैनब हॉस्पिटल से वापस हॉस्टल लौट रही थी। थकी हुई आंखें, सिर दर्द और फटी पुरानी किताबें उसके बैग में थीं। रास्ते में उसने एक लिफाफा देखा, दरवाजे के नीचे दबा हुआ, जिस पर कोई नाम नहीं था, न भेजने वाले का पता,
न कोई निशान। उसने लिफाफा उठाया, खोला। अंदर एक कागज था। तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारा अतीत गंदा है, सब जान जाएंगे बहुत जल्द। ज़ैनब की रूह कांप गई। कौन है जो मेरे अतीत को जानता है? कौन है जिसे पता है कि मैं कहां से आई हूं? उसने कागज को फिर से पढ़ा, लेकिन कुछ और सुराग नहीं मिला। सवालों की भीड़ उस रात ज़ैनब सो न सकी। दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजते रहे। क्या सौतेली मां ने कुछ भेजा है? क्या स्कूल का कोई पुराना जानने वाला हॉस्पिटल में है? या फिर कोई जिसने छोटू को देखा था? उसने खुद को फिर से संभाला। मैं डरूंगी नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अगर मेरा अतीत गुनाह नहीं था तो मुझे शर्म कैसी? कॉलेज में अफवाहें। अगले कुछ दिनों में ज़ैनब ने महसूस किया कि लोग अजीब नजरों से देख रहे हैं। कुछ धीरे धीरे उसके बारे में बातें करने लगे थे। वो वही लड़की है ना जिसके घर में कुछ अजीब हुआ था? सुनो ना, सुना है उसका कोई जानवर के साथ अजीब रिश्ता था। ज़ैनब को समझ में आ गया कि किसी ने जानबूझकर छोटू के साथ उसके रिश्ते को तोड़ मरोड़कर अफवाह बना दी है। तन्हाई का घुटन हॉस्टल के कमरे में लौटकर ज़ैनब ने अपनी डायरी खोली और लिखा, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि छोटू मेरा दोस्त था। तू गवाह है मेरी पाक नियत का। ये दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन तू जानता है। उसने सजदे में सर रखा और दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, तू मुझे इस अंधेरे से निकाल। एक नया किरदार। अगले दिन कॉलेज में एक नया छात्र आया। उसका नाम था आरिफ। एक शांत, दीनदार लड़का जो नमाज की पाबंदी करता और सबके साथ आदब से पेश आता। वो धीरे धीरे ज़ैनब की मेहनत और सब्र से प्रभावित हुआ। उसने एक दिन ज़ैनब से कहा, अगर तुम्हारे बारे में कोई अफवाह है तो अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है। लोग क्या कहते हैं इसका कोई मोल नहीं। ज़ैनब पहली बार मुस्कुराई। शुक्रिया, मुझे यही सुनना था। लेकिन खतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद फिर एक नया खत आया। अब तुम्हारी मेडिकल लाइसेंस पर सवाल उठाए जाएंगे। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। इल्जाम की आंधी। इम्तिहान का सबसे मुश्किल दौर। कॉलेज का माहौल अब ज़ैनब के लिए जहर बन चुका था। कुछ प्रोफेसर भी अब उसकी मेहनत को नजरअंदाज करने लगे थे। जहां कभी तारीफ मिलती थी, अब वहां शक, सवाल और फुसफुसाहटें थीं। एक दिन उसे कॉलेज की मेडिकल एथिक्स कमेटी की ओर से नोटिस मिला। आप पर पेशेवर आचरण से जुड़ी गंभीर शिकायतें आई है। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं उपस्थित होकर सफाई दें। हॉस्टल की तन्हाई। ज़ैनब उस रात बुरी तरह टूट गई। अकेले कमरे में बैठकर उसने छोटू की तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों? या अल्लाह, क्या मैं फिर से वहीं आ गई जहां से चली थी? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने सजदे में गिरकर कहा, रब्बी, तेरी राह में कांटे भी हों तो भी मुझे कबूल है। मुझे तूने थामा है, लोग नहीं। कमेटी के सामने ज़ैनब कमेटी रूम में वह अकेली बैठी थी। 3 प्रोफेसर, एक डीन और कॉलेज के एडमिन हेड सभी सवालों के साथ उसके सामने बैठे थे। ज़ैनब, आपको इस बात की सफाई देनी है कि क्या आपके अतीत में जानवरों के साथ कोई ऐसा रिश्ता था जो नैतिक रूप से अस्वीकार्य हो? यह सवाल उसके दिल को चीर गया, लेकिन वो डरी नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, मैं एक गरीब बच्ची थी और वह जानवर छोटू मेरी रहमत था, न कि कोई गुनाह। उसने मुझे इंसानियत सिखाई, वफादारी सिखाई। अगर किसी ने मेरी कहानी को घृणा में बदलने की कोशिश की है तो यह मेरा नहीं, उस समाज का इल्जाम है। पूरा कमरा खामोश हो गया। आरिफ की गवाही। तभी कमेटी रूम में आरिफ आया। उसने इजाजत लेकर कहा, मैं ज़ैनब को जानता हूं। वो कुरान की तिलावत करती है, नमाज की पाबंद है और उसका अखलाक उन सब से बेहतर है जो यहां बैठे हैं। अगर किसी ने उसके अतीत को शर्मनाक बना दिया है तो वो लोग खुद शर्मनाक हैं, ज़ैनब नहीं। डीन ने पहली बार गौर से ज़ैनब को देखा, फिर कहा, हमें इस पर विचार करना होगा। फैसला 2 दिन बाद सुनाया जाएगा। तूफान से पहले की खामोशी। ज़ैनब के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मेडिकल लाइसेंस रद्द हो जाएगा या फिर इंसाफ मिलेगा। लेकिन इन 2 दिनों में एक नई घटना हुई। उसे एक गुमनाम कॉल आई, अगर तुम मेडिकल लाइसेंस चाहती हो तो कॉलेज छोड़ दो, यह आखिरी चेतावनी है। पर्दा उठता है।
साजिश की जड़ जैनब को भेजे गए धमकी भरे खत, मेडिकल कमेटी की पूछताछ और गुमनाम कॉल, सब कुछ किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। वो डर नहीं रही थी, लेकिन अब उसका धैर्य टूटने के करीब था। आरिफ की तहकीकात। आरिफ ने चुपचाप अपने स्तर पर इन खतों और कॉल्स की तहकीकात शुरू कर दी थी। उसने आईटी डिपार्टमेंट से एक कॉल रिकॉर्डिंग हासिल की और कॉलेज के एक कंप्यूटर से भेजे गए मेल की जानकारी भी। जैसे ही उसने उस ईमेल का आईपी ट्रैक किया, नाम सामने आया, फराज इम्तियाज, जैनब का क्लासमेट, जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। साजिश का चेहरा। फराज वही छात्र था जो अमीर घराने से था और हर बार जैनब की मेहनत से जलता था। जब वह क्लास में टॉप करती तो उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ दिखती। आरिफ ने जैनब को सब बताया। ये देखो, सारे सबूत, उसने ही ईमेल भेजे और गुमनाम कॉल भी उसी के मोबाइल से ट्रेस हुई है। जैनब के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखें नम थीं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी अल्लाह मेरे सब्र की इतनी कड़ी परीक्षा लेता है। कमेटी का फैसला। 2 दिन बाद कॉलेज की मेडिकल कमेटी ने सबूतों की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया। डॉक्टर जैनब रहमानी निर्दोष है। जो भी आरोप लगाए गए थे वे गलत पाए गए हैं। इसके साथ ही छात्र फराज इम्तियाज को कॉलेज से निष्कासित किया जाता है। सभी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन आसमान जरूर मुस्कुराया। जैनब का नया मिशन अब जैनब को सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनना था। अब वह उन बच्चों, लड़कियों और मासूमों के लिए काम करना चाहती थी जिनके साथ दुनिया नाइंसाफी करती है। उसने आरिफ से कहा, अब मैं वो करूंगी जो छोटू ने मेरे लिए किया था, बिना शर्त हिफाजत, बिना शर्त रहमत। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। मां की मौत, एक अनकहा सच उस रात जब सब कुछ थोड़ा शांत लग रहा था। ना कोई खत, ना अफवाहें, ना जांच। जैनब ने सोचा कि अब शायद राहत का वक्त आ गया है, लेकिन तकदीर ने एक बार फिर दस्तक दी। पुराना संदूक। पुराना राज हॉस्टल के कमरे की सफाई करते हुए जैनब को अपना बचपन का एक पुराना संदूक मिला जो उसके साथ घर से आया था। उसमें वो किताबें, कुछ फटे पुराने कपड़े और एक रजिस्टर था जिसे उसने कभी नहीं देखा। रजिस्टर के बीच में एक मोड़ा हुआ कागज था, पीला पड़ा हुआ, शायद सालों पुराना। उसने जैसे ही उसे खोला, दिल की धड़कनें तेज हो गई। मां की लिखावट कागज पर लिखा था, अगर मेरी मौत अचानक हो जाए तो समझ लेना ये एक हादसा नहीं है। मैंने कुछ ऐसा जान लिया है जो जानलेवा हो सकता है। मेरी बेटी को बचाना, यही मेरी आखिरी वसीयत है। नीचे मां का नाम लिखा था, रुखसार रहमानी। जैनब की आंखें छलक उठी। या रब, मेरी मां, तू क्या कहना चाह रही थी? सौतेली मां का सच अब कई बातें जुड़ने लगी थी। उसकी सौतेली मां हमेशा मां की बात पर चुप क्यों हो जाती थी? क्यों घर में झर जैसी हवा रहती थी? जैनब ने उस कागज की तस्वीर आरिफ को भेजी और कहा, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? मुझे मां की मौत के पीछे का सच जानना है। आरिफ ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम पता लगाएंगे। पुराने पड़ोसी से मुलाकात। जैनब और आरिफ उस पुराने मोहल्ले में गए जहां जैनब बचपन में रहती थी। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, हबीब अंकल, जो उसके पड़ोसी थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रुखसार बहुत बहादुर और समझदार औरत थी। उसने अपने शौहर के कुछ गुनाहों के बारे में जान लिया था। शायद वो ही उसकी मौत की वजह बनी। गुनाह? कौन से? जैनब ने पूछा। हबीब अंकल ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, तुम्हारे अब्बू यानी तुम्हारे सौतेले अब्बा गैरकानूनी दवाइयों और अंग तस्करी के धंधे में थे। रुखसार को जब इसका पता चला तो बस एक ही हफ्ते में वो बीमार होकर चल बसी। दिल की चीख। जैनब के अंदर कुछ टूट गया। तो मेरी मां को मारा गया और मैं आज तक उनकी मौत को कजा और कदर समझती रही। अब आगे क्या? जैनब अब सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, अब वो इंसाफ की तलाश करने वाली एक बेटी भी थी। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरी मां को जन्नत का सबसे आला दर्जा अता कर और मुझे हिम्मत दे ताकि मैं उनके कातिल को बेनकाब कर सकूं। इंसाफ की राह, जंजीरों से जंग। अब जैनब के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, अपनी मां के कातिलों को बेनकाब करना।
उसने ठान लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। सबूतों की तलाश आरिफ ने कुछ पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर दर्ज था रुखसार बीवी की मौत, नेचुरल डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर। लेकिन हबीब अंकल ने कहा, तुम्हारी मां कभी दिल की मरीज नहीं थी, मौत से एक दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। जैनब को अब यकीन हो गया, ये एक सोची समझी साजिश थी। पुरानी डायरी का राज रात में जैनब ने मां की उस डायरी को फिर से पढ़ा। एक पन्ने पर लिखा था, मैंने उनके तहखाने में कुछ अजीब चीजें देखी, नकली दवाइयों के बॉक्स और फ्रीजर में कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरा दिल कांप गया। जैनब कांप उठी। क्या मेरी मां ने किसी अंग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करना चाहा था? आरिफ का खुफिया कदम। आरिफ ने जैनब को बताया कि उसने सौतेले पिता के पुराने बिजनेस रिकॉर्ड्स को स्कैन किया है। उसमें एक एनजीओ का नाम बार बार आ रहा था। सदका हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट नाम तो नेक था, लेकिन उसके पीछे का सच कुछ और था। यह ट्रस्ट बीमार और बेसहारा लोगों से अंग लेकर उन्हें विदेशी नेटवर्क को भेजता था, भारी रकम लेकर। जैनब के पांव से जमीन खिसक गई। पुलिस के पास जाना खतरे से खाली नहीं। जैनब चाहती थी कि वो सीधे पुलिस के पास जाए, लेकिन आरिफ ने कहा, ऐसी माफिया के खिलाफ बिना तैयारी के जाना खतरा है। हमें सबूतों की पूरी फाइल तैयार करनी होगी, गवाह ढूंढने होंगे और मीडिया या किसी वकील को भी साथ लेना होगा। अचानक से हमला। एक रात हॉस्टल लौटते समय जैनब पर पीछे से हमला हुआ। किसी ने उसके सिर पर वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ी। आंख खुली तो खुद को एक कमरे में बंद पाया। दरवाजे के बाहर एक आवाज आई, सच के पीछे जाने की कोशिश मत करो जैनब, वरना तू भी अपनी मां की तरह गायब हो जाएगी। आखिरी उम्मीद। अल्लाह। जैनब ने आंखें बंद की और पूरे यकीन से कहा, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, मेरे रब, मैं बेसहारा हूं, तू ही मेरी मदद कर। उसकी जबान से एक नमाज निकली। उसकी रूह ने सजदा किया और यकीन ने आवाज दी, जुल्म कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब अल्लाह साथ हो, इंसाफ जरूर होता है। रहमत की किरण। जब पर्दा उठता है, जैनब अब उस अंधेरे कमरे में बंद थी, जंजीरों से नहीं, लेकिन डर और दर्द से जकड़ी हुई। उसके दिमाग में बार बार मां की चीख, उनकी अधूरी डायरी और वो अल्फाज गूंज रहे थे, अगर मेरी मौत अचानक हो जाए तो समझ लेना। वो सजदे में झुकी हुई सिर्फ अल्लाह से एक ही दुआ मांग रही थी, या रब, मुझे हिम्मत दे और मेरी मां को इंसाफ। आरिफ की तलाश और रहमत। उधर आरिफ बेचैन था। जैनब जब हॉस्टल नहीं पहुंची और कॉल्स का जवाब नहीं दिया तो उसे कुछ गड़बड़ का यकीन हो गया। उसने कॉलेज, क्लिनिक और आसपास की सारी जगह छान मारी। फिर उसे याद आया, कुछ दिन पहले एक गाड़ी जैनब का पीछा कर रही थी। उसका नंबर उसने नोट किया था, HR टेढ़ा 26BQXXXX। वो तुरंत अपने दोस्त आयान, जो एक साइबर ऑफिसर था, के पास गया। आयान ने लोकेशन ट्रेस की और कहा, यह गाड़ी पुराने शहर के बाहर एक फार्म हाउस में गई है, वहां से सिग्नल आ रहा है, शायद वही जगह है। आरिफ बिना देर किए वहां पहुंचा। अकेले नहीं, आयान और 2 पुलिस कांस्टेबल्स को साथ लेकर। जंजीरें टूटती हैं जैसे ही वो फार्म हाउस के पास पहुंचे, आरिफ ने दीवार के पीछे से जैनब की आवाज सुनी, बहुत धीमी लेकिन पहचानने लायक। दरवाजा तोड़ा गया। जैनब को बेहोशी की हालत में पाया गया। उसके हाथ में मां का कागज अब भी था। आरिफ ने उसे सीने से लगाया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी मां का इंसाफ अब जरूर होगा। सच का सामना। जैनब को मेडिकल जांच के बाद आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। आरिफ ने उस एनजीओ के सारे दस्तावेज, फराज से मिले सबूत और मां की डायरी के पन्ने इकट्ठा कर एक रिपोर्ट तैयार की। एक वकील के माध्यम से मीडिया को सौंपी। सदका हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट का काला सच अब सार्वजनिक हो चुका था। टीवी डिबेट। जैनब की गवाही। एक बड़े न्यूज चैनल ने जैनब को लाइव बुलाया। वहां उसने कहा, मेरी मां ने इस ट्रस्ट का कच्चा चिट्ठा देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे मजबूर लोगों के अंग बेचे जाते हैं। जब उन्होंने विरोध किया, उन्हें बीमारी के नाम पर मार दिया गया। मुझे सालों तक यतीम समझकर सताया गया, लेकिन आज मैं अपनी मां की आवाज बनकर आई हूं। मैं सबको बताना चाहती हूं,
जो लोग धर्म और रहमत का नाम लेकर गुनाह करते हैं, उनका पर्दा अब उठ चुका है। कानून की जीत, सरकारी जांच बैठाई गई। सौतेले पिता और उनके ट्रस्ट के सभी उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि रुखसार रहमानी की हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। मां की कब्र पर जैनब कहानी वहीं पहुंची जहां से शुरू हुई थी। जैनब अब अपनी मां की कब्र पर थी, फूलों के साथ, नम आंखों और सुकून भरे दिल के साथ। अम्मी, आपको इंसाफ मिल गया। मैं अब तना नहीं हूं। अल्लाह मेरे साथ है और आपने जो सबक दिया वही मेरी ताकत बना। छोटू की तस्वीर अब भी उसकी जेब में थी, एक मासूम दोस्त जिसने वफादारी की मिसाल दी थी। इख्तिताम का सुकून। जैनब अब आखिरी साल की मेडिकल स्टूडेंट थी और उसका मिशन था हर उस मां, बेटी और मजबूर इंसान की आवाज बनना जिनकी पुकार दुनिया ने अनसुनी कर दी। सब्र का चराग कभी नहीं बुझता, वो अल्लाह की रहमत से जलता है और उसी की रोशनी में सच्चाई जीतती है।